कभी सोचा है कि हजारों मील दूर चल रहा एक युद्ध यहाँ भारत में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है? खैर, मार्च 2026 में पश्चिमी एशिया का एक संघर्ष ठीक यही कर रहा है। इसका असर भारत के बंदरगाहों से लेकर हमारे लोकल बाजारों तक महसूस हो रहा है। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, बल्कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया की एक कड़वी हकीकत है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आज 27 मार्च 2026 को भारत का व्यापार इस ग्लोबल संकट से कैसे जूझ रहा है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ है पश्चिम एशिया में चल रहा ये युद्ध, जिसने दुनिया की एक बहुत ही जरूरी व्यापारिक धमनी पर, मतलब एक मेन सप्लाई रूट पर सीधा हमला बोला है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फरवरी के आखिर में टेंशन बढ़ी और कुछ ही हफ्तों के अंदर हमलों ने दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक को लगभग ठप कर दिया। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल उठता है कि ये हॉर्मोज जल डमरू मध्य आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? समझिए, ये दुनिया के लिए एनर्जी का मेन गेट है। दुनिया का लगभग 1/4 तेल यहीं से होकर गुजरता है। और जहाँ तक भारत की बात है, ये तो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है, क्योंकि हमारी ज़रूरत की ज़्यादातर एनर्जी इसी रास्ते से आती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, जहां पिछले साल इसी समय लगभग 2000 जहाज गुजरते थे, अब वहां मुश्किल से 100 जहाज जा पा रहे हैं। मतलब 97% की सीधी गिरावट। ये रास्ता व्यापार के लिए एक तरह से बंद ही हो चुका है। तो जब व्यापार का एक मेन हाईवे बंद होता है तो इसका असर हर तरफ फैलता है, बिल्कुल लहरों की तरह। जहाज़ों को दूसरे रास्ते लेने पड़ते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं और सारा का सारा दबाव फिर एयर ट्रैफिक पर आ जाता है। चलिए इस पूरी उलझन को समझते हैं। सबसे पहला और सीधा झटका लगा कॉस्ट पर। सोच कर देखिए, एक कंटेनर भेजने पर अचानक से $4000 का एक्स्ट्रा वॉर रिस्क सरचार्ज लगा दिया गया। कई कंपनियों के लिए तो ये एक्स्ट्रा चार्ज माल भेजने के ओरिजिनल खर्चे से भी ज्यादा था। और बात सिर्फ सरचार्ज पर ही खत्म नहीं हुई। इसके ऊपर इंश्योरेंस का खर्चा भी आसमान छूने लगा। करीब 300% की बढ़ोतरी। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी कार का इंश्योरेंस रातों रात 3 गुना महंगा हो जाए। अचानक से कई बिजनेस के लिए अपना सामान भेजना लगभग नामुमकिन हो गया। अब ये बढ़े हुए खर्चे और रिस्क का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। भारत के बड़े बंदरगाहों पर जहाज अब 49 दिन, जी हां, लगभग 1.5 महीने की देरी से पहुंच रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल और दुकानों के लिए तैयार सामान सब कुछ बीच रास्ते में ही अटक गया है। तो अब जहाज कहां से जा रहे हैं? उन्हें अब पूरा अफ्रीका घूमकर लंबा वाला रास्ता लेना पड़ रहा है। इस चक्कर में सफर में 15 से 20 दिन और लग रहे हैं और फ्यूल का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो तो अलग ही कहानी है। देखिए, जब समुद्र के रास्ते बंद हो जाते हैं तो हर कोई आसमान की तरफ देखता है। देरी से बचने के लिए कंपनियों ने हवाई रास्ते से माल भेजना शुरू किया। लेकिन जब डिमांड अचानक से इतनी बढ़ जाए तो जाहिर है कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं। कीमतों में ये उछाल देखिए। दिल्ली से यूरोप या अमेरिका सामान भेजने का खर्चा लगभग 4 गुना हो गया। ये एक तरह से मजबूरी में उठाया गया कदम था, जिसकी कंपनियां बहुत भारी कीमत चुका रही थीं। तो अब ये जो जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की लॉजिस्टिक्स वाली समस्या है, ये भारत में ज़मीन पर काम कर रहे मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेस के लिए एक बड़ी मुसीबत कैसे बन गई है, आइए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की असली कहानियां हैं। नासिक के इस बिजनेसमैन की तरह, जिनके लिए कच्चा माल इतना महंगा हो गया कि उन्हें अपना कारोबार ही बंद करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। ये इस संकट का असली चेहरा है। और ऐसी कहानियां आपको हर इंडस्ट्री में सुनने को मिल जाएंगी। गुजरात के मोरबी को ही ले लीजिए, जो भारत के सिरेमिक उद्योग का गढ़ माना जाता है। वहां गैस की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से कई फैक्ट्रियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा। और जब कारखाने बंद होते हैं तो नौकरियां जाती हैं और इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हो जाती है। और अब इसका असर पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महसूस किया जा रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी पिछले 4.5 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई है। ये एक साफ चेतावनी है, एक रेड अलर्ट है कि अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। इस संकट ने एक बहुत ही अजीब सिचुएशन पैदा कर दी है। एक तरफ कुछ इंडस्ट्रीज बर्बादी की कगार पर हैं, तो वहीं कुछ दूसरी हैं जो खूब फूल रही हैं। चलिए देखते हैं कि इस खेल में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो क्या इस संकट में हर किसी का नुकसान ही हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस नई वॉर इकोनॉमी में कुछ सेक्टर तो असल में कमाल कर रहे हैं।
डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स को सरकारी सपोर्ट और बदलती ग्लोबल ज़रूरतों का फायदा मिल रहा है और वे नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, सिरामिक्स, टेक्सटाइल और ख़ासतौर पर छोटे और मझोले उद्योग जो सप्लाई चेन टूटने और लागत बढ़ने के दोहरे दबाव में पिस रहे हैं, उनके लिए तो ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन गई है। तो अगर पूरी तस्वीर को एक नज़र में देखें तो एक तरफ डिफेंस और मोबाइल फोन्स जैसे चमकते सितारे हैं जिन्हें सरकारी नीतियों का सहारा मिल रहा है, और दूसरी तरफ सिरेमिक्स और छोटे बिजनेस जैसे सेक्टर्स हैं जो सप्लाई की दिक्कतों के अंधेरे में संघर्ष कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत इस तूफान का सामना कर कैसे रहा है? चलिए देखते हैं कि इस नई हकीकत से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए 3 स्तरों पर काम हो रहा है। पहला, छोटे बिजनेस को सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है। दूसरा, हम एनर्जी के लिए नए देशों की तरफ देख रहे हैं ताकि किसी एक जगह पर हमारी निर्भरता कम हो। और तीसरा, डॉलर पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए रुपए में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर क्या है? भारतीय इकोनॉमी ने काफी लचीलापन दिखाया है। ये घायल जरूर है लेकिन हारी नहीं है। ये खुद को नए माहौल में ढाल रही है। हालांकि ये भी सच है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये संकट हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है या फिर ये एक गहरे घाव पर लगाई गई सिर्फ एक अस्थायी पट्टी है? शायद भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।